मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का A1 टीवी चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ सुप्रसिद्ध डॉक्टर राकेश जैन हैं, जो कि प्लास्टिक सर्जरी के संबंध में हमारा ज्ञान बढ़ाएंगे। आज विशेष बात यह है कि प्लास्टिक सर्जरी दिवस मनाया जा रहा है विश्व भर में, और इस संबंध में कई नई और उपयोगी जानकारियां हमको बताएंगे। डॉक्टर राकेश जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश जैन सवाई मानसिंह चिकित्सालय में एडिशनल प्रिंसिपल भी हैं और साथ ही प्लास्टिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं। आज उन्होंने व्यस्तता के बावजूद हमारे लिए समय निकाला है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर जैन, आपका टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर द्विवेदी जी, और A1 टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि अभी डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि आज विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस है, और इस दिवस पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर जैन, आप कृपया बताएं, प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक शब्द का उपयोग क्यों होता है और इस विभाग में किस किस तरह के ऑपरेशन या किस किस तरह की समस्याओं का समाधान किया जाता है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, और हम डे टू डे लाइफ में अपने इस सवाल को हर करीब आने वाले हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति से हम ये सवाल हमसे पूछा जाता है कि आप किस तरह का प्लास्टिक यूज़ करेंगे, या प्लास्टिक सर्जरी में क्या प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि प्लास्टिक सर्जरी वर्ड जो है, ये ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया गया है। इसका प्लास्टिक से, जो अपनी नॉर्मल प्लास्टिक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लास्टिकोस वर्ड का मतलब होता है टू मोल्ड, मतलब किसी भी चीज़ को आकार देना और उसकी संरचना को पुनर्निर्माण करना, ये इसका अर्थ होता है। तो इसका प्लास्टिक सर्जरी में इसका अर्थ ये है। और जहाँ तक आपने मेरे से सवाल किया कि प्लास्टिक सर्जरी में किस किस तरह के विभाग के द्वारा आपकी सेवाएं दी जाती है, तो मैं आपको बताऊं कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो करीब हर विभाग से, और यदि हेड से टो की अपन बात करें तो सब चीज़ से रिलेटेड है। मतलब प्लास्टिक सर्जरी के यदि सब ब्रांचेस की हम बात करें तो क्रेनियोफेशियल सर्जरी, जिसमें कि हम सर की सर्जरी करते हैं, और सर की सर्जरी नॉर्मली या तो न्यूरोसर्जन के साथ मिलके, या फिर सर का ऊपर स्कैल्प जो होता है, मतलब ब्रेन के अंदर ना जाए तो ब्रेन के बाहर की बात करें तो सारी ब्रेन के बाहर की कई सारी सर्जरियाँ वो प्लास्टिक सर्जन द्वारा की जाती है। साथ में हैंड सर्जरी हमारी एक अलग ब्रांच है, जो कि इसी का पार्ट है, प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है, जिसमें कि हैंड से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी तरह की सैंड की नसों की सर्जरी हो, या ट्रॉमा हो, किसी भी तरह का चोट लग जाना, मशीन में हाथ आ जाना, या इवन हाथ कट जाना, उंगलियां कट जाना, उनका पुनर्निर्माण करना, ये भी सब प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में आता है। बर्न अपने आप में इसका एक बड़ा पार्ट है, जो कि जले हुए मरीज, किसी भी तरह के जले हुए मरीज हो, चाहे वो फ्लेम से जले हों, चाहे पानी से जले हों, चाहे तेल से जले हों, चाहे केमिकल से जले हों, और ख़ासकर इन दिनों, क्योंकि मौसम यदि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम है, इस समय हम इलेक्ट्रिक बर्न के पेशेंट बहुत ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं। और फिर आगे की बात करें तो हम ये ऑन्को सर्जरी है, मतलब कि यदि आपका शरीर के किसी भी पार्ट में कैंसर हुआ है तो उस कैंसर को निकालने का काम हो सकता है ऑन्को सर्जन करें, परंतु उसको पुनर्निर्माण, जैसे सपोज आपका जबाड़ा है, उसमें कैंसर हो गया, उसको निकाल दिया, गाल है उसका कैंसर हो गया, नाक का कैंसर हो गया, उसको निकाल दिया। तो ये जो निकालने का काम जहाँ तक होता है हम भी कर लेते हैं, नहीं तो नॉर्मली ऑन्को सर्जन के द्वारा काम किया जाता है, और उसके बाद उसके पुनर्निर्माण का काम प्लास्टिक सर्जन के द्वारा किया जाता है। और इसी की यदि हम बात करें, और एक, क्योंकि मेरे ख्याल से सवाल काफ़ी बड़ा हो गया, आपने मेरे से काफ़ी ब्रॉड सवाल पूछा, तो कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो एक इसका पार्ट है। प्लास्टिक सर्जन जो भी करता है, जिस भी तरीके से करता है, वो एक अपने आप में खूबसूरती उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, चाहे वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हो, चाहे कॉस्मेटिक सर्जरी हो। प्योर कॉस्मेटिक सर्जरी वो होती है जिसमें जैसे नाक को ठीक करना, गाल पे जो अपने गाल हैं उनको बढ़ा देना, या आपके एज के साथ साथ जो चेंजेस आए थे उनको करना, और साथ में यदि आपकी चर्बी बढ़ गई है उसको चर्बी को कम करना, बाल चले गए उनको लगाना, या फिर इवन जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी की जाती है उसको भी जिस
जिस तरीके से खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं वो प्लास्टिक सर्जन करने की कोशिश करता है। तो यदि ब्रॉडली हम बात करें प्लास्टिक सर्जरी की, तो प्लास्टिक सर्जरी दो तरह की होती है, एक तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और एक कॉस्मेटिक सर्जरी। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ और मरीज़ भी ये जानना चाहते हैं कि सर्वाधिक मरीज आप किस तरीके के देखते हैं आउटडोर में और उनको आप कैसे ठीक करते हैं? जैसा भी मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक सर्जरी के दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें किसी भी तरह के चोट लगने के बाद या फिर घाव होने के बाद में या किसी तरह का पस पड़ जाने के बाद में या फिर कैंसर के बाद में, जिस भी कारण से यदि किसी के शरीर के किसी भी भाग का लॉस हो गया है तो उस लॉस का पुनर्निर्माण को हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। और दूसरा पार्ट जो मेजर पार्ट है वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी में हम यदि मनुष्य के या किसी भी व्यक्ति के जो नॉर्मल अंग है उसको भी वो और ऑगमेंट कराना चाहता है और कुछ कम करवाना चाहता है या उसको और खूबसूरत बनाना चाहता है, तो या तो उसको खूबसूरत बनाना चाहे या किसी भी कारण से यदि अंग की विकृति हो गई है, चाहे वो जन्मजात रही हो, चाहे वो चोट के बाद हुई हो, चाहे वो किसी भी इन्फेक्शन के बाद हुई हो या किसी भी और तरीके से हुई हो, तो उसको जो हम दोबारा से निर्माण करते हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी के द्वारा की जाती है। साथ में हमारे आपने देखा होगा कि जन्मजात बीमारियां भी काफ़ी होती है। जन्मजात बीमारियों में यदि हम बात करें कि 6 उंगलियां होना, उंगलियों का जुड़ा रहना, या फिर सर के आकार जो है वो प्रॉपर नहीं होना, या फिर पैरों की उंगलियां का जुड़ा रहना, या आपने ये देखा होगा कटे हुए तलवे और होंठ। कटे हुए तलवे और होंठ एक बहुत कॉमन समस्या है जिसको कि बिल गेट्स संस्था है अपनी, वो स्माइल ट्रेन के नाम से एक एनजीओ रन करते हैं। उसमें इस तरह की सर्जरी के लिए वो पेशेंट को हर तरह की सहायता उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इवन पेशेंट के यदि पेशेंट पुअर है, आने जाने में समर्थ नहीं है, या इवन पेशेंट को कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम है या उसको हम नहीं दे पा रहे, तो वो भी हम इसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी दी। ये फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो भी कई बार अखबार में आता है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, नाक की या होठों की या और तरह की, तो वो भी आपके विभाग द्वारा ही की जाती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आज मैंने बताया, हमारा प्लास्टिक सर्जरी डे, जो वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अभी तक कुछ जानकारी पूरी तरह नहीं है। वो केवल और केवल ये समझते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मीन्स की कॉस्मेटिक सर्जरी, जबकि कॉस्मेटिक सर्जरी और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। और जैसा भी आपने कहा कि फिल्म हीरो हीरोइन और इवन मीडिया पर्सन जो भी डे टू डे लाइफ में अपने को टीवी को फेस करना पड़ता है या डे टू डे लाइफ में अपने को किसी स्टेज पे प्रेजेंट करना पड़ता है अपने आप को, या फिर फिल्मों में करना पड़ता है, तो वो सब लोग को बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहते हैं और उनको अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ तो होती है मेंटेनेंस थेरेपी, जिनको कि हम रेगुलर वे पे, जैसे हम बात करें कि नॉन सर्जिकल फेशियल रिजुवनेशन, जिसमें कि सर्जरी पूरी तरह से नहीं की जाती बट सर्जिकल पार्ट काफ़ी कुछ, जो कि बिना सर्जरी के भी हम, जैसे बोटॉक्स लगाना, बोटॉक्स यदि हम लगाते हैं तो उससे जो फेस की झुर्रियाँ हैं वो काफ़ी हद तक, फोरहेड की अपन लाइंस की बात करें, आंखों के नीचे जो झुर्रियाँ हो जाती है आंखों के साइड में, जिनको हम क्रोज फिट लाइन कहते हैं, तो वो यदि आ जाती हैं तो उसको साथ में काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं और हम इसको बोटॉक्स इंजेक्शन, एक बोटॉक्स इंजेक्शन जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ये मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, मांसपेशियों को टेम्परेली पैरालाइज करता है, तो उससे आपकी झुर्रियाँ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो बोटॉक्स का चलन काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसका इफेक्ट जो है 6 मंथ्स तक रहता है, 6 से 8 मंथ्स तक, तो उसके बाद आपको इसको रिपीट कराना पड़ता है। जैसे आपने नाक की बात करी, नाक की बात भी यदि हम जो नाक की सर्जरी करते हैं उसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं। राइनोप्लास्टी ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि उसका निशान बाहर नहीं रहे और केवल नाक के अंदर से ही हम नाक की शेप को काफ़ी हद तक चेंज कर देते हैं। साथ में यदि हम बात करें लिप्स को छोटा करना, बड़ा करना, कान की सर्जरी करना, और इवन आपके जो स्कार मार्क्स होते हैं, आपने देखा होगा कि एक्ने की प्रॉब्लम फीमेल्स में बहुत कॉमन रहती है, उसके बाद में कई मार्क्स आपके फेस पे आते हैं, तो उन मार्क्स को भी हम काफ़ी तकनीक ऐसी, हमारे पास काफ़ी सारी तकनीक हैं जिनके द्वारा कि हम इनको ठीक कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस, एज के साथ साथ आदमी की जैसे चमड़ी लटक जाती है, तो हम उसको फेस लिफ्ट के द्वारा काफ़ी हद तक, एटलीस्ट हम ये नहीं कह रहे कि हम उसको बिल्कुल बच्चा बना देंगे, बट काफ़ी हद तक 5 से 10 साल तक हम उसकी उम्र को कम कर सकते हैं। बहुत कमाल का काम है आपके विभाग का और आपका।
अब सबसे बड़ी समस्या मरीज के लिए ये आती है और उसके निकट संबंधियों के लिए कि प्लास्टिक सर्जन, अच्छे प्लास्टिक सर्जन को कैसे ढूंढेंगे और कैसे पता करेंगे कि जिस सर्जन के पास जा रहे हैं वो वास्तव में अच्छा रिजल्ट देंगे। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि आजकल जो है आप ये देख रहे हैं कि क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ जिस भी चीज़ में अवेयरनेस बढ़ती है, जिस भी चीज़ में लोगों को लुक्रेटिव लगती है, उसमें आपने देखा बहुत सारे लोग अननेसेसरीली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इस समय भी चल रहा है। तो काफ़ी सारे क्वैक्स, इवन क्वैक्स जो हैं ये सर्जरी कर रहे हैं, और इवन अनक्वालिफाइड पर्सन्स आपने देखा होगा हर फील्ड में है, बट खासकर कॉस्मेटिक फील्ड में, क्योंकि लोगों को लगता है कि हर आदमी डिमांडिंग है, हर आदमी को कॉस्मेटिकली अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वैक्स हो गए हैं। तो आपको खासकर ये देखना होगा कि ये पर्टिकुलर जिस आदमी के पास जा रहे हैं, पहले तो उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके बाद डिग्रियाँ क्या है। डिग्री जो है वो क्वालिफाइड आदमी की डिग्री रहनी चाहिए। सपोज कोई प्लास्टिक सर्जन है तो उसके बाद एमसीएच की डिग्री, जो कि एमसीएच की उसने ट्रेनिंग ली हुई है प्रॉपर, या फेलोशिप वगैरह कहीं कर रखी है, वो डिग्री हो। प्लस जाने से पहले यदि उसने पहले कई ऑपरेशंस ऐसे किए हुए हैं, उन लोगों से यदि आप मिल सकते हैं तो वो मिलें। प्लस जिस डॉक्टर के पास जाके मिल रहे हैं उससे भी आप पूरा खुल के अपनी बात करें कि वो क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी क्या समस्या है और उसको किस हद तक वो निजात दिला पाएंगे। तो खासकर आपको ये जाके अपना एक जो जिसे कहते हैं कि प्री ऑपरेटिव चेकअप, केवल प्री ऑपरेटिव चेकअप एनेस्थीसिया से रिलेटेड ही नहीं, बट आपकी समस्याओं से रिलेटेड भी आपको पूरा चेकअप करना चाहिए। और ये जो अपनी रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है वो हर तरह से डॉक्टर से डिस्कस करें, और उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको इनसे अपनी कॉस्मेटिक या जो भी सर्जरी करानी है वो करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। बट फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि क्वालिफाइड, जो भी बोर्ड क्वालिफाइड है, चाहे वो फेलोशिप किया हुआ है, चाहे डिग्री लिया हुआ है, ये आपको देखना बिल्कुल अनिवार्य होना चाहिए कि जिस भी, क्योंकि अपनी बॉडी को यदि किसी डॉक्टर के हाथ में दे रहे हैं आप, तो ऐसा है कि उसके बाद में क्योंकि कॉम्प्लिकेशन, यदि ये क्वैक्स के बाद में चले जाते हैं, नॉर्मली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन के पास जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसमें सर्जरी करना डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैं सभी को ये राय दूंगा कि आप पहले अच्छी तरह छानबीन करके उसके बाद में अपने को किसी डॉक्टर के हवाले करें। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ऑपरेशन जो आप करते हैं उसके बाद जटिलताएं क्या बन सकती हैं और उसके लिए क्या मरीज को या उसके निकट संबंधियों को ध्यान रखना चाहिए? कोई भी ऑपरेशन या कोई भी यदि प्रोसीजर आप कर रहे हैं तो वो कभी कॉम्प्लिकेशन से फ्री नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑपरेशन के लिए 100% गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि कई समस्याएं ऐसी होती है जो कि अपने द्वारा क्रिएट किया, जैसे मैंने कहा कि आप क्वैक्स पे जा रहे हैं या अनक्वालिफाइड पर्सन के पास साथ में जा रहे हैं, तो वो आपकी यदि समस्याएं क्रिएट कर रहा है तो वो बिना नॉलेज के काम करने के कारण कर रहा है। परंतु कई चीज़ें ऐसी होती है जो नॉलेज होने के बावजूद भी अपने हाथ में नहीं होती, या कई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों को। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा ये भ्रांतियाँ हैं कि साहब प्लास्टिक सर्जरी एक तो बहुत महंगी सर्जरी है, प्लस दूसरा इसमें करवाने के बाद हमें धूप में नहीं निकलना होता और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, घर में ही अंदर रहना होता है। जबकि ऐसा नहीं है, ये इंडिविजुअल सर्जरी पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्जरी करा रहे हैं, और उसमें आपको इंडिविजुअल सर्जरी के अकॉर्डिंग कई आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, बट इसमें डर की बात बिल्कुल नहीं होती। और कई सर्जरी ऐसी है जिसमें कि आपको करने के बाद में इमीडिएटली आप नेक्स्ट डे भी अपना ऑफिस या अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं, और कई सर्जरी ऐसी होती है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म रेस्ट करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली कि कौन सी सर्जरी करा रहे हैं। और हर सर्जरी में ऐसा नहीं है कि धूप में नहीं निकलना होता। ये लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। लोग ये सोच के, कई बार ये सोच के कई सालों तक इवन डॉक्टर को कॉन्टैक्ट नहीं करते कि साहब हमने सोचा था कि ये तो सर्जरी जो है एक तो बहुत ज़्यादा हमें घर रहना पड़ेगा, धूप में नहीं निकलना होगा, जबकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है। तो हर सर्जरी ऐसी नहीं है जिसमें कि धूप में नहीं निकलना होता। बहुत कम सर्जरियां ऐसी होती है जिनमें कि धूप में अपने को अवॉइड करना होता है। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर जैन आपने। और डॉक्टर जैन आप बताएं कि किसी भी मरीज या उसके निकट संबंधियों का आप कैसे समझाते हैं कि उनकी समस्या कितनी हद तक ठीक हो सकती है, और ऑपरेशन के पहले और बाद में उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण इसलिए कि लोगों की कई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं दूं, एक पेशेंट हमारे पास आया जिसने कहा कि साहब मेरे को राइनोप्लास्टी करानी है। राइनोप्लास्टी नॉर्मली हम लोगों को कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, तो जब उस
व्यक्ति से हमने पर्सनली बात की, जब मैंने बात की तो मैंने पाया कि वो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो अनरियलिस्टिक थी। मतलब अनरियलिस्टिक से मतलब मेरा ये है, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे को सर 3 साल हो गए हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ, मैं ना होली के दिन बाहर निकलता हूँ ना दिवाली के दिन। और उसने 50 करीब फोटोग्राफ गोविंदा की रखी थी, जिसमें कि उसने नाक को मार्क किया हुआ था कि साहब गोविंदा की ऐसी नाक है, मेरे को ऐसी करानी है, मेरे इतनी कमी है, मेरे उसकी इतनी है, मेरे को ऐसे करानी है। 50 फोटोग्राफ पे आप सोच सकते हैं, 50 फोटोग्राफ पे उसने मार्क किया हुआ था। तो ये इस टाइप के पेशेंट जो होते हैं, ये बिल्कुल इन पेशेंट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना चाहिए, और इनको सबसे पहले साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि आपके साइकेट्रिस्ट के पास जाके साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट लें, और उसके बाद ही जाके हमको इन पेशेंट को पूरी तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो इसी तरह मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोगों के कई आते हैं, साहब मेरे चेहरे पे निशान हो गया है। यदि चेहरा पे निशान है, किसी भी तरह का कट है, तो पूरी दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसको कि 100% मिटाया जा सके। लोग ये कहते हैं कि साहब फलाना पिक्चर हमने देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन मर गया था और नया अमिताभ बच्चन बना दिया, और आप कह रहे हैं साहब ये निशान ही नहीं मिटा सकते। तो ऐसे भी लोगों के सवाल होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि वी शुड हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यदि एक किसी के कट है तो हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, बट हम चाहें कि उसको खत्म कर दें तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता। हम उसको ऐसा हाइड कर देते हैं कि चेहरे पे कम से कम दिखे, नॉर्मल लाइंस में चला जाए। बट यदि कहीं ऐसा कट है तो वो विजिबल जरूर होगा, चाहे वो कितना मिनिमल से मिनिमल उसकी विजिबिलिटी रहे। तो आजकल इवन मैं आपको ये, जैसा मैंने कहा कि प्लास्टिक सर्जन की ये थोड़ी विशेषता है, या प्लास्टिक सर्जन इस तरह से ट्रीट करता है पेशेंट को कि उसकी खूबसूरती बनी रहे। तो इवन यदि आपके आजकल इतने लोग डिमांडिंग हो गए हैं कि चाहे पुअर क्लास भी लोग हैं, तो भी वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि साहब हमारा जो निशान है वो कम से कम रहे। तो उसके लिए डेफिनेटली यदि किसी के कट भी लगाए, तो जो प्लास्टिक सर्जन जो सूचर लगाएगा और जो बाकी सर्जरी सूचर लगाते हैं, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, और हम कोशिश ये करते हैं कि वो कम से कम दिखे। तो ऐसी सारी सर्जरीज के साथ में भी हम यही करते हैं कि उसकी विजिबिलिटी कम से कम रहे और वो कॉस्मेटिकली बेटर दिखे। बहुत बढ़िया। ऑपरेशन के बाद रिकवरी में मरीज को कितना समय लग जाता है? ऑपरेशन के बाद की रिकवरी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये इंडिविजुअल ऑपरेशन पे डिपेंड करता है कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। जैसे सपोज हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद जो बाल हैं आपके, एग्जैक्टली यदि हम बात करें तो जो फाइनल पिक्चर होती है 6 मंथ्स के बाद सामने आती है। बट ऐसा नहीं कि 6 मंथ्स तक उसको घर में रहना है। जब हम ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन एक ही दिन में हो जाता है। 3-4 दिन के लिए उसकी ड्रेसिंग वगैरह जो करनी पड़ती है, उसके बाद में 10 दिन तक ज़्यादा आप माने कि उसको थोड़ा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस को दिए जाते हैं उसको फॉलो करने होते हैं। इसी प्रकार हर सर्जरी की अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। यदि सपोज हमने एब्डोमोप्लास्टी की, मीन्स कि पेट का आकार आपका बढ़ गया है, उसको हमने कम किया है, या लाइपोसक्शन किया है, फैट निकाल दिया, तो 7 से 10 दिन में उसकी रिकवरी हो जाती है। इसी तरह के ये सपोज आपकी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई है, उनको हम ठीक कर रहे हैं, तो वो झुर्रियां जो है आपको 5 से 7 दिन में वो आपको ठीक से रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि हम बोटॉक्स लगा रहे हैं पेशेंट के, और सपोज हम थ्रेड लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ी यदि लाइनें फेस पे कम है, उनको केवल हम यदि चाहता है पेशेंट की हम फेस लिफ्ट पूरी तरह नहीं करें, तो हम उसको थ्रेड लिफ्ट के द्वारा भी कर देते हैं। तो ये रिकवरी, इसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 दिन में पेशेंट करीब करीब नॉर्मल हो जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं हमारी जनता के लिए। एक विशेष बात जो हर एक के मन में आती है कि किस तरह के मिथक आप आम जनता में या मरीजों में देखते हैं जो उनको गलतफहमियां होती हैं, इसके बारे में भी कुछ बताएं। काफ़ी कुछ हमने अभी जब पिछली जो आपसे बातें करी उनमें हमने काफ़ी कुछ इन चीज़ों को डिस्कस किया, पर साथ में इसके बावजूद भी जैसा मैंने कहा आपको, लोगों में एक बहुत भ्रामक स्थिति है कि स्थिति ये है कि जो प्लास्टिक सर्जरी है वो बहुत महंगी प्रक्रिया है, जबकि ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही ब्रॉड यदि टर्म में बात करें तो इसमें सस्ती भी चीज़ें होती है और महंगी भी होती है। ऐसा नहीं है कि सारी सर्जरी जो है कॉस्टली है। पहली चीज़ ये कहते हैं कि लोग ये सर्जरी केवल फीमेल्स के लिए है, ऐसा नहीं है। फीमेल्स के लिए सर्जरी नहीं है, ये मेल और फीमेल में बराबर तरीके से की जाती है, और आजकल दोनों सेक्स में इक्वल सी सर्जरी आपके द्वारा की जाती है। ये कहते हैं कि साहब प्लास्टिक सर्जन सब तरह की सर्जरी कर सकता है, बट ऐसा भी नहीं है। जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्रॉड स्पेशलिटी है, हर एक आदमी कुछ अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ आदमी किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, कुछ किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, तो हर सर्जरी हर व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती। और रिजल्ट्स, जैसा कि लोग समझते हैं कि रिजल्ट्स परमानेंट है,
परमानेंट मतलब ये है कि हम काफी हद तक उसकी एज को कम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि रिजल्ट बिल्कुल पूरे टाइम आप जब तक ओल्ड एज आपकी नहीं होगी तब तक के लिए परमानेंट रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि एजिंग के साथ साथ अपना जो है जो आपकी जो एज है वो अपना काम करती है। तो उसके बाद जैसे हमने सपोज किसी आदमी की फेस लिफ्ट की, तो हम उसको ऐसा कर सकते हैं कि उसकी उम्र 5 से 10 साल कम लगे, बट ऐसा नहीं कि वो बच्चा बन जाए। और प्लस दूसरी चीज ये कि ऐसा भी नहीं कि उसको उस स्टेज पे हम रोक दें, क्योंकि एजिंग अपना काम करेगी। तो जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी वो उसमें चेंजेस वापस आते रहेंगे, तो उन चेंजेस को वापस से हम उस सर्जरी की प्रक्रिया के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में क्या आई है, उससे क्या क्या नए इनोवेशन हुए हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। प्लास्टिक सर्जरी में नए इनोवेशन की अपन बात करें तो जैसा आप आजकल आपने सुना होगा एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का मतलब यह है कि बहुत ही कम चीरे के द्वारा हम काफी बड़ा काम कर दें। जी जी। ये चीज है। 3D प्रिंटिंग, आजकल 3D प्रिंटिंग के द्वारा हम अपने शरीर के जिस भी पार्ट को हमको ऑपरेट करना है उसका पहले से हम एक चित्र बनवा लेते हैं, और उसको चित्र को बना के उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पहले अपनी सारा जो भी हमें एडवांसमेंट करना है या कुछ निकालना है, कुछ पार्ट को ठीक करना है, तो उसको हम 3D प्रिंटिंग में पहले से हम देख लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि कितना हम इसको दे पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले से ये चीज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक आखिरी सवाल है कि आप सवाई मानसिंह चिकित्सालय जैसे बड़े हॉस्पिटल में हैं और साथ ही आप एडिशनल प्रिंसिपल का भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो जो आम जनता को लगता है कि एसएमएस में बड़ी भीड़ है और वही भीड़ और वेटिंग और ये सारा प्लास्टिक सर्जरी के विभाग में भी हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि प्लास्टिक सर्जन्स की और स्टाफ की और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं अभी आवश्यकता से कम है, तो उनको कैसे इम्प्रूव किया जाएगा या कैसे क्या रोड मैप है उसके लिए? बिल्कुल आपने ठीक सवाल किया, क्योंकि यदि मैं अभी हमारे डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमारे पास इस समय केवल 5 फैकल्टी है, और वर्कलोड जैसा कि आपने देखा होगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। बर्न डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, सारा का सारा, और प्लस डेली के पेशेंट इतने, और ट्रॉमा, इन सब के बावजूद जो हमारे पास स्टाफ है वो डेफिनेटली कम है। और एसएमएस, क्योंकि एसएमएस अभी रेफरल सेंटर नहीं है और यहाँ 10 से 12 हज़ार पेशेंट का फुटफॉल डेली का है, इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट में भी इतना ही वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो सरकार इस ओर कंटिन्यूसली अपना प्रयास कर रही है, और हमने भी अपने प्रपोजल बना के सरकार को दिए हैं, तो उसमें जल्दी हमें आशा है कि फैकल्टी की संख्या भी बढ़ेगी और भी प्लास्टिक सर्जन जो हैं वो आएंगे। क्योंकि ओवरऑल यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी इस समय 70 से 80 प्लास्टिक सर्जन है, जो कि बहुत ही कम है। जयपुर में फिर भी ज्यादा है, इसके बावजूद जयपुर में ज्यादा, मतलब जयपुर में एसएमएस में हमारे पास काफी कम फैकल्टी है, बट बाहर भी ओवरऑल रास्ता में मिला के 70 प्लास्टिशियंस ही हैं। तो डेफिनेटली जितना वर्कलोड है उसके अकॉर्डिंग हमें फैकल्टी की नीड है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं, और सरकार को भी हमने इस ओर अपना ध्यान आकर्षित किया है। और साथ में हमने बीच में कोशिश भी हुई थी, क्योंकि बर्न सेंटर की यदि हम बात करें तो बर्न सेंटर पूरे राजस्थान को कैटर करने वाला केवल एक ही सेंटर है, जहां इवन राजस्थान से नहीं, राजस्थान इवन हरियाणा से और आसपास के यूपी से और इवन बिहार से क्योंकि सस्ती यहाँ जो अपनी ट्रीटमेंट है वो काफ़ी सस्ता है। इस चक्कर में आसपास के स्टेट के लोग भी आके प्रयास करते हैं कि यहीं हम अपना ट्रीटमेंट कराएं, तो इसलिए भी हमारा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। परंतु फिर भी सरकार इस ओर ध्यान दे रही है अब, और जल्दी हम इस समस्या से निजात पा पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने हमारी आम जनता के लिए और दर्शकों के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत लाभ हुआ होगा। हम अगली खास मुलाकात में और विशेष हस्ती को लेकर आएंगे, और आप ये प्रोग्राम लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जैन, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ज्ञानवर्धन किया है।